हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हो। तो यार आज जो है हमारा गवर्नमेंट बजट का सेकंड लेक्चर है। अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर गवर्नमेंट बजट का कंप्लीट करा, जिसमें हमने गवर्नमेंट बजट के बिल्कुल इंट्रोडक्शन बेसिक्स करे और उसमें हमने गवर्नमेंट बजट क्या होता है, क्यों बनता है, क्या बनता है, जो भी है मतलब बहुत इंट्रोडक्शन सा था और बेसिक चीजें समझी। और हमने आपको जो हमारा आज का टॉपिक है कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, उसका ओवरव्यू भी कहा दिया है। उसका ओवरव्यू हमने लेक्चर नंबर 1 में दे दिया ऑलरेडी। तो अभी तक हमने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, क्योंकि कॉम्पोनेंट जो थे उसका ओवरव्यू मैंने वहां पे दे दिया है। ठीक है, आज हमें लेक्चर नंबर 2 में कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट में मैंने कोई प्रॉपर चार्ट बना के समझाया था। अब उस चार्ट में से एक एक कंपोनेंट को, मतलब पहले रेवेन्यू रिसीट, फिर कैपिटल रिसीट, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक एक कंपोनेंट को उठा के आराम से हमें पढ़ना है क्या है क्या नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 2 का, वो है कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब अगर मैं बात करूं आपसे कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट की, तो आपको ऑलरेडी पता है 4 कंपोनेंट है, मतलब मेजर तौर पे 2 कंपोनेंट है। एक आपका है गवर्नमेंट की रिसीट्स और दूसरा होता है आपका गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। अगर मैं रिसीट की बात करूं तो रिसीट से जनरली कैश का इनफ्लो होता था गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की जो जेब है उसमें पैसा आता था। और अगर मैं एक्सपेंडिचर्स की बात करूं तो उनमें जनरली कैश का आउटफ्लो होता था, गवर्नमेंट की जेब से पैसा जाता था इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर्स। रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों चीजें दो नेचर की थी। रिसीट दो नेचर की थी, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर आपके दो नेचर के थे, आपका क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमने कंपोनेंट के बारे में बात करी थी और हमने जो है उनकी डेफिनेशन भी आपको लगभग वही बता दी थी। आज कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट में हम अपने सबसे पहले कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि है रेवेन्यू रिसीट। जो कि क्या है रेवेन्यू रिसीट। अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करूं तो यार आपको ऑलरेडी पता है रेवेन्यू रिसीट नेचर की है, मतलब कैश का इनफ्लो होने वाला है। अब रिसीट नेचर की जो भी चीजें होती है वो मैंने आपको पहले बताया, डेफिनेशन से पहले ही बताया था, आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया हुआ है। रिसीट नेचर की अगर मैं बात करता हूं, कोई भी चीज चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल है, रिसीट नेचर की जो भी चीज होती है वो जनरली एसेट को रिड्यूस करती थी, या रिड्यूस ही लिख लेते हैं, एसेट को रिड्यूस करती थी और लायबिलिटी को क्रिएट करती थी। अगर मैं रिसीट नेचर की बात करूं मेरे भाई, तो जनरली क्या होता था, रिसीट एसेट को रिड्यूस करती है और लायबिलिटी को क्रिएट करती है। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो 2 रीजन होंगे, या तो गवर्नमेंट अपना एसेट कोई बेच रहा है उसकी वजह से रिसीट आ रही है, या फिर गवर्नमेंट ने कोई लायबिलिटी क्रिएट करवाई है, मतलब किसी ने लोन लिया है, कोई बोरोइंग ली है, उस वजह से रिसीट आ रही है। तो रेवेन्यू में क्या होता था, रेवेन्यू में सर दोनों में से कोई भी रीजन नहीं होता था। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ रहा है लेकिन उस पैसे से कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रहा, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं, फिर भी गवर्नमेंट के पास फालतू में पैसा आ रहा है। ठीक है, ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया था। अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हम यहीं से बना लेते हैं। क्या, रेवेन्यू रिसीट, आर लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, रेवेन्यू रिसीट आर दूज रिसीट्स, revenue receipts are those receipts which neither create liability nor reduce assets for the गवर्नमेंट। क्या बोला भाई, रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट है जो नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, मतलब रिसीट आ रही है लेकिन कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा, नॉर रिड्यूस एसेट फॉर द गवर्नमेंट। भाई हमेशा याद रखेंगे, रिसीट, सिर्फ रिसीट, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू, रिसीट के केस में लायबिलिटी क्रिएट होती है, एसेट रिड्यूस होता है। अगर वो रेवेन्यू नेचर की है तो नाइदर नॉर होगा, अगर कैपिटल नेचर की है तो आइदर और होगा। मतलब रेवेन्यू रिसीट के केस में जनरली रिसीट क्या करती है, जनरली लायबिलिटी को क्रिएट करती है या एसेट को रिड्यूस करती है जनरली। लेकिन रेवेन्यू नेचर की जो रिसीट होती है उसमें इनफ्लो तो हो रहा है कैश का, लेकिन उससे ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, मतलब आपने कोई लोन नहीं लिया और ना ही आपका कोई एसेट बिक रहा है,
फिर भी गवर्नमेंट को रिसीट मिल रही है। तो अगर नाइदर नॉर की सिचुएशन आ रही है तो उस केस में क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट आपका होगा। ये क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट। तो डेफिनेशन ये करिए, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट फॉर द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के लिए ना ही लायबिलिटी क्रिएट करे ना ही एसेट रिड्यूस करे, फिर भी कैश का इनफ्लो करवा दे, वो क्या है हमारे रेवेन्यू रिसीट्स है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं रेवेन्यू रिसीट की, रेवेन्यू रिसीट की, तो इसके अंदर फर्दर दो कैटेगरी होती है। ठीक है, इसके अंदर फर्दर दो कैटेगरी आपकी क्या, एक है आपकी टैक्स रिसीट्स और एक है आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स। एक तो आपकी क्या है, टैक्स रिसीट्स, और एक तो क्या आपकी नॉन टैक्स रिसीट्स। समझेंगे जरा से क्या है। रेवेन्यू में दो पार्ट में डिवाइड करा रेवेन्यू रिसीट को। देखो, एक है टैक्स रिसीट्स, एक है नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स रिसीट जो है वो फर्दर दो कैटेगरी में, टैक्स दो तरीके के हैं सर। क्या, एक है मेरे भाई आपके डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स वगैरह होता है, और एक है आपका क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं नॉन टैक्स की बात करूं, इसमें कुछ चीजें आती है, लिस्ट बनाते हैं। क्या क्या, फीस, क्या सर, लाइसेंस एंड परमिट, और क्या सर, और आता है इसमें फाइन एंड पेनल्टीज, और क्या सर, लास्ट इसमें आता है क्या, एस्चीट। तो यहां पे अगर मैं मेजर तौर पे बात करूं रेवेन्यू रिसीट की, तो ये ना ही एसेट को रिड्यूस करेंगे ना ही लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट के लिए। रेवेन्यू रिसीट को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स को फर्दर दो में है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स जो है उसके अंदर चार कॉम्पोनेंट आता है। फीस हो गई, लाइसेंस एंड परमिट हो गई, फाइन एंड पेनल्टी हो गई, एस्चीट हो गई। ये क्या होते हैं एक एक करके हमें पढ़ना है, लेकिन याद रखना इनमें से कोई भी चीज है वो ना ही गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है, ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस करती है। फिर भी गवर्नमेंट को इन चीजों में से पैसा आ रहा है इनमें से पैसा। सर क्या, जैसे मैं आप लोग एक एग्जांपल देता हूं, क्या, फाइन एंड पेनल्टी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, फाइन एंड पेनल्टी। अब आपको पता है आपने कोई लॉ ब्रेक करते हो, कोई भी लॉ, कोई रूल एंड रेगुलेशन का आप जो है पालन नहीं करते। फॉर एग्जांपल रेड लाइट जंप कर रहे हो, बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको जो है पुलिस वाले चालान काट देते हैं, फाइन काट देते हैं, पेनल्टी देते हैं आपकी। अब मान लो 1000 रुपीज का चालान कट गया, आपको जो है 1000 रुपीज जो है वो आपने पुलिस वाले अंकल को दिए। अब वो पुलिस वाले अंकल कहां देंगे, वो गवर्नमेंट की इनकम होगी एक तरीके से, गवर्नमेंट को कैश का इनफ्लो हुआ उससे। क्या जो आपने 1000 रुपए चालान के दिए उसके बदले आपको गवर्नमेंट ने कोई अपना एसेट बेचा है? नहीं सर, एसेट थोड़ी बेचा है। आपने क्यों दिए वो? क्योंकि आपने किसी रूल का जो है उल्लंघन किया, किसी रूल एंड रेगुलेशन को ब्रेक किया है, लॉ को ब्रेक किया है, उसने दिया है। उन्होंने बदले में आपको कोई एसेट नहीं दे दिया अपना। सर नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। क्या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है उससे? गवर्नमेंट ऐसे बोल रही है, आप हमें अपना जो चालान दिया ना अगले महीने आपको इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे। भाई कसम से सही बता रहे, पक्का देंगे, पक्का। अभी 1000 रुपए दे दो, अगले महीने आ जाना 1200 रुपए लेके ले जाना। नहीं सर नहीं। तो यहाँ पे देखो ना, फाइन एंड पेनल्टी है, गवर्नमेंट को रिसीट हो रहा है, लेकिन कोई एसेट रिड्यूस नहीं होता, कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है। वो क्या होती है? वो होती है भाई रेवेन्यू रिसीट। और तभी तो रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में डाला है इसको। क्या ये सारे जितने भी कंपोनेंट है, इनसे ना ही कोई गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस होते हैं, ना ही कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होती है। आप देखो और खुद सोचो, नहीं होगी भाई, नहीं होगी। तभी तो ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट बनता है। अब हमें एक एक को स्टडी करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। बट ये तो लिस्ट नॉर्मल से चीज आपको पता ही है। तो ये जो है अभी हमें करना है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होता है ये हमने कर लिया। रेवेन्यू रिसीट के अंदर दो चीजें, एक टैक्स रिसीट, एक आपकी नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट में दो टैक्स आते हैं, एक आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिसीट्स की बात करूं तो फीस हो गई, फाइन एंड पेनल्टी हो गई, लाइसेंस एंड परमिट हो गई, एस्चीट हो गया, ठीक है। एक एक करके भी बताएंगे आपको, पहले आप ये नोट करिए। हाँ जी, आई होप आपने नोट कर लिया हो। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले टैक्स रिसीट को पकड़ेंगे। रेवेन्यू रिसीट हमने पढ़ा, इसके अंदर दो कैटेगरी है, टैक्स और नॉन टैक्स। तो सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट का जो पहला पॉइंट है वो क्या है भाई? टैक्स रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट के अंदर दो चीजें थी, टैक्स नॉन टैक्स दोनों। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? टैक्स रिसीट्स। अगर मैं बात करूं आपको टैक्स रिसीट्स क्या होती है, तो आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके लिख सकते हैं। क्या? टैक्स रिसीट्स
are those receipts, tax receipts are those receipts which are received by the government on tax source basis. On what? टैक्स सोर्स बेसिस। क्या है टैक्स रिसीट्स? क्या है भाई? वो रिसीट्स जो गवर्नमेंट रिसीव करती है किस पे? ऑन टैक्स सोर्स बेसिस पे। जितने भी टैक्स सोर्स बेसिस है उनके बेसिस पे, टैक्स सोर्स के बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट को रिसीट आती है वो क्या है? आपकी टैक्स रिसीट का पार्ट बन जाती है। अब इसमें जो है दो है फर्दर, इसमें जो है दो चीज आती थी फर्दर। सर क्या क्या? एक था यार आपका डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, टैक्स रिसीट, रेवेन्यू रिसीट की दो पार्ट है, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रिसीट हमने पढ़ लिया, वो रिसीट जो गवर्नमेंट को रिसीव्ड हो रही है किससे? ऑन टैक्स सोर्स बेसिस है। अब टैक्स सोर्स क्या है? दो टैक्स सोर्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर डायरेक्ट टैक्स होता है क्या? टैक्स paid by person on which it is imposed. Direct tax are those tax which are paid by person on which it is imposed. अच्छा सर समझ नहीं आया, अभी मैं कुछ समझाया नहीं, अभी आप लिखेंगे बस मेरे साथ। और अगर मैं बात करूं क्या भाई आपसे इनडायरेक्ट टैक्स की, अगर मैं बात करूं आपसे क्या इनडायरेक्ट टैक्स की, तो आप ये लिख लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स imposed on one person, but partly or wholly paid by another। क्या बोला मैंने? ये टैक्स रिसीट होती है, वो रिसीट जो गवर्नमेंट को रिसीव होती है टैक्स सोर्स बेसिस से। टैक्स को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक होंगे डायरेक्ट, एक होंगे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं वो क्या होगा कि भाई टैक्स पेड बाय पर्सन ऑन विच इट इज इम्पोज। क्या बोला? जिस पर्सन पे इम्पोज होगा वही पर्सन उसकी पेमेंट करेगा। क्या बोला मैंने? जिस पर्सन पे इम्पोज होगा वही पर्सन उसकी पेमेंट करेगा। सर मतलब अभी समझाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स कह रहा है टैक्स इम्पोज ऑन वन पर्सन, कह रहा है इम्पोज जो है वो एक बंदे पे होगा, लेकिन जो उसकी पेमेंट है, जो उसका इंपैक्ट है, जो उसका बर्डन है, वो किस पे जाएगा? दूसरे पर्सन पे। सर समझाओ ना यार, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट टैक्स पता है क्या होता है? इनकम टैक्स। सुना आपने इनकम टैक्स क्या होता है? अब इनकम टैक्स क्या है? देखो मैं पैसा कमा रहा हूं, बहुत पैसा कमा रहा हूं, वैसे नहीं कमा रहा बट ऐसे एग्जांपल मिलेगा, बहुत पैसा कमा रहा हूं, अंधा पैसा कमा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इनकम किसकी? मेरी। पैसा कौन कमा रहा है? मैं कमा रहा हूं। गवर्नमेंट को पता चल गया भाई ये लड़का जो है, ये लौंडा जो है, ये बहुत पैसे छाप रहा है, अंधे पैसे छाप रहा है, इसको पकड़ो जरा। भाई गवर्नमेंट जो है मेरे घर पे आई, गवर्नमेंट ने बोला भाई पैसा आप कमा रहे हो? मैंने कहा हाँ मैं कमा रहा हूं। आपने कहा आपकी इनकम है? गवर्नमेंट ने बोला आपकी इनकम है? मैंने कहा हाँ मेरी इनकम थी सारी की सारी जो भी आपने देखी। वो कह रहा है भाई देखो इनकम आपकी है ना, तो हम जो है आप पे डायरेक्ट टैक्स लगा रहे। क्या लगा रहे? डायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट ने बोला इनकम मेरी है, टैक्स किस पे लगाया गवर्नमेंट ने? टैक्स भी मेरे पे लगाएगी गवर्नमेंट, और उस टैक्स की जो पेमेंट होगी वो कौन करेगा? वो भी मैं करूंगा सर अपनी इनकम से। जो मेरी इनकम थी उस इनकम पे टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने। किसकी इनकम? मेरी इनकम। उस इनकम पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, और जो उस टैक्स की पेमेंट करेगा वो कौन होगा? जिसकी इनकम पे टैक्स लगा, मतलब मैं। मेरी इनकम पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया और पेमेंट भी मैंने ही करी। मतलब जिस पर्सन पे वो इंपोज हो रहा है, मेरे पे इंपोज हुआ, गवर्नमेंट ने मेरे से मांगा था, और पेमेंट भी मैं अपनी जेब से कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो जिस पे इंपोज होगा, गवर्नमेंट ने जिस पे लगाया वही उसकी पेमेंट करेगा भाई। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सर इनडायरेक्ट टैक्स है, इंपोज तो गवर्नमेंट किसी और पे करती है, मतलब लगाया मेरे पे, और जो पेमेंट कर रहे हैं ना उसकी, वो कोई थर्ड पर्सन कर रहा है। सर इसका एग्जांपल देना। यार आप ना बहुत सारी जगह जाते हो, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए,
अब पता है क्या होता है रेस्टोरेंट में, आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाना, उसको आपका बिल मिलेगा। अब रेस्टोरेंट के बिल में ना, रेस्टोरेंट के बिल में आपका जो भी आपने फूड ऑर्डर करा होगा उसकी सारी वैल्यूज तो होगी, जो भी आपने मतलब मेन्यू में जो ऑर्डर होगा वो तो सारी वैल्यूज थी। अब यहां पे आपका बिल बन गया मान लो 500 रुपीज का। लास्ट में ना आपको ऐसे करा होगा ऐड जीएसटी, कितना 2.5 होता है, लेकिन मोटा मोटा नहीं समझ 5% आपका जीएसटी लग गया। ठीक है, अब 5% किसका कितना हो गया इसका 25 अराउंड, हाँ 25 हो गया, ये आ गया 525। देखो भाई अब यहां पे क्या है ना, जीएसटी जो है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यहां पे हो क्या रहा है सर, यहां पे ये हो रहा है ना कि ये जो जीएसटी है, क्या ये गवर्नमेंट जो बंदा जो कस्टमर उस रेस्टोरेंट में खाने आ रहा है, क्या गवर्नमेंट बाहर खड़ी है क्या हाथ में ऐसे ऐसे रख के, हाँ भाई यार तू खाने आ रहा है, आ जा, पहले टैक्स दे भाई, पहले जीएसटी दे, इनडायरेक्ट टैक्स है। गवर्नमेंट क्या कस्टमर को बाहर बैठा के उन पर टैक्स लगा रही क्या? सर नहीं, कस्टमर को तो गवर्नमेंट बोल ही नहीं रही टैक्स के लिए। गवर्नमेंट ने टैक्स को किसके लिए बोला होगा पता है? जो रेस्टोरेंट का ओनर होगा ना, गवर्नमेंट ने बोला भाई देख तुझे रेस्टोरेंट चलाना है चला, तुझे खाना बनाना है, खाना खिलाना है, जिसको खिलाना है, जितना खिलाना है, जितना कमाना है कमा, कोई दिक्कत नहीं है। तू जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, तू जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, उन गुड्स एंड सर्विसेज पे हमें तू 5% टैक्स दे दियो भाई, हमें 5% टैक्स तेरे रेस्टोरेंट से आना चाहिए। अब चाहे तू वो अपनी जेब से दे, चाहे तू कस्टमर से लेके दे। अब सर अगर गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया कस्टमर से लेके दे, तो क्या रेस्टोरेंट ओनर अपनी जेब से देगा कभी? सर कभी नहीं देता, कोई नहीं देता। तो क्या करते रेस्टोरेंट ओनर, बिल बनाया, उस पे अलग से ऐड करा जीएसटी, और पूरी वैल्यू जीएसटी इंक्लूड करके हमसे ले ली। अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंपोज करा है मेरे भाई, वो किस पे करा है? सर वो करा था किस पे? रेस्टोरेंट वाले पे, ओनर पे। ठीक है, लेकिन क्या जो उसका बर्डन है, जो उसकी पेमेंट है, वो ओनर अपनी जेब से कर रहा है? नहीं सर, ओनर उसका बर्डन उठा रहा है, जो उसके सर पे बर्डन है वो मार कहां रहा है? कस्टमर के सर पे। कह रहा है भाई तुम पे करो, मैं थोड़ी पे करूंगा, मैं तो सर्विस दे रहा हूं, मैं तो तुमसे लेके गवर्नमेंट को दे दूंगा ये पैसे, मेरे पैसे नहीं है, मेरे तो ये 500 थे, ये 25 का है, तुमसे लूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा भाई। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने क्या करा? इंपोज करा 1% पे। 1% कौन है? रेस्टोरेंट ओनर। लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो कौन कर रहा है? अनदर, यानी कि जो कस्टमर है, जो फाइनल कंज्यूमर होगा ना, पेमेंट वो करेगा उसकी, जो गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनली कंज्यूम कर रहा है। तो यहां पे डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? जिस पर्सन पे इंपोज हुआ, मेरी इनकम पे इंपोज हुआ, पेमेंट भी मैं ही करूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ भाई? पर्सन पे जिस पे इंपोज हुआ है वो अलग पर्सन है, और जो उस टैक्स की पेमेंट कर रहा है वो अलग पर्सन है। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, जो पर्सन पे इंपोज हुआ था, गवर्नमेंट ने किससे मांगा था? रेस्टोरेंट के ओनर से। लेकिन उसकी जो पेमेंट है वो फाइनली अल्टीमेट जो इंपैक्ट है, अल्टीमेट जो बर्डन है, वो किस पे पड़ेगा? सर एंड यूजर पे, जो फाइनल कंज्यूमर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, उस बंदे की जेब से जाएंगे पैसे। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है किस पे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, रेवेन्यू रिसीट में दो पार्ट है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स रिसीट क्या होती है? वो रिसीट जो मिलती है कैसे? टैक्स सोर्स बेसिस पे। दो टैक्स सोर्स बेसिस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होगा मेरे भाई? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो जिस पे इंपोज होता है वही उसकी पेमेंट करता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इंपोज एक पर्सन पे होंगे, लेकिन पेमेंट जो है वो कोई अदर पर्सन करेगा। समझ आया? समझ आया? हाँ जी सर समझ आया। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। हाँ जी, आई होप आपको ये समझ आया, आपने नोट भी करा। अब एक चीज उठती है सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में एक छोटा सा डिफरेंस करा दो सर। 3-4 पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का कभी बार, उसके लिए देख लो भाई। क्या एक साइड लिखेंगे डायरेक्ट टैक्स और एक साइड लिख लो आप इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स, सबसे पहले तो डेफिनेशन के बेस पे करोगे आप, तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्ट टैक्स, DTR, डायरेक्ट टैक्स आर those tax which are paid by person on which it is imposed, which are paid by person on which it is imposed। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी साइड बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स की, सर IDT, indirect tax are those tax which are imposed on one person, but
पार्टली और होली पेड बाय अनदर। यार इसमें तो मैं आपको क्या समझाऊं, मतलब ये ऑलरेडी बता दिया है, जिस पे इम्पोज होगा वही इसकी पेमेंट करेगा। यहां पे इम्पोज एक पर्सन पे होगा और जो पेमेंट है वो दूसरा पर्सन करेगा। ये मेजर डिफरेंस है डेफिनेशन के बेस पे। अगर मैं सेकंड बात करूं तो यहां पे डायरेक्ट टैक्स में आप, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो डायरेक्ट टैक्स में क्या, burden of tax is not transferable। क्या सर बर्डन ऑफ टैक्स जो है ट्रांसफरेबल नहीं है, किसके केस में, डायरेक्ट टैक्स के केस में। और यहां पे आप लिखेंगे क्या, जो आपका बर्डन ऑफ टैक्स है इज ट्रांसफरेबल। क्या, बर्डन ऑफ टैक्स इज ट्रांसफरेबल। सर मतलब यहां पे यार जिस पे इंपोज हो रहा था, गवर्नमेंट ने मेरी इनकम पे इंपोज करा, तो मेरे भाई पेमेंट कौन कर रहा था, मैं कर रहा था। तो जो टैक्स का बर्डन था वो क्या मैंने किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं? सर नहीं कर सकते। क्यों? मेरे पे लगाया, मेरे को ही पे करना है, ऑप्शन नहीं है मेरे पे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में भाई बर्डन जो है वो ट्रांसफरेबल कर दिया। किसने? लगा था रेस्टोरेंट ओनर पे, रेस्टोरेंट ओनर ने उठाया बर्डन, ले दे के मारा, ले तू पे कर, मैं क्यों पे करूं भाई। तो यहां पे क्या है, बर्डन ऑफ टैक्स क्या है, ट्रांसफरेबल है। किसमें? इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, जिस पे लगा उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आप यहां क्या लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट पे, ये जो है ये लगता है किस पे, ये कैलकुलेट होता है, ये लगता है इंपोज होता है किस पे, ऑन इनकम ऑफ द पर्सन। क्या? ऑन इनकम ऑफ द पर्सन। ये जो है इनकम ऑफ द पर्सन पे लगता है। कौन सा? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है वो पर्सन जब इनकम अर्न करता है ना तब गवर्नमेंट उस पर लगाती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कब लगता है? जब कंज्यूमर क्या कंज्यूम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज। जब कंज्यूमर क्या करता है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उस केस में क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहला क्या हो गया, डेफिनेशन के बेस पे। सेकंड, बर्डन ऑफ टैक्स, यहां पे ट्रांसफरेबल नहीं है, यहां पे ट्रांसफरेबल है। थर्ड, अगर मैं बात करूं कैसे कंप्यूट होता है, तो ये जब पर्सन इनकम अर्न करेगा तब उस पर डायरेक्ट टैक्स लगेगा, और जब कोई पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है तब वहां पे क्या लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। लास्ट अगर आप बोलो तो क्या एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एग्जाम्पल क्या होगा, यहां पे आप देख लेना भाई, इनकम टैक्स हो गया, या फिर आप कॉर्पोरेट टैक्स बोल लो। ये सारे क्या है, ये सारे इसके एग्जांपल है दोनों। यहां पे क्या है, मेजर तौर पे जो चल रहा है वो तो जीएसटी है। मेजर तौर पे जो मेजर है वो क्या है, जीएसटी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है और ये फोर्थ है। इसे यहां कर लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा। और यहां पे मेजर तौर पे जीएसटी है। पहले तक आपका था वैट भी होता था एक, और कस्टम ड्यूटी, वो तो खैर अभी भी कस्टम ड्यूटी हो गया, और भी होते हैं एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। वैट तो वैसे हट चुका है, बट मेजर तौर पे आजकल के इनडायरेक्ट टैक्स नाम सुनते हैं आपका मुंह में जीएसटी आना चाहिए, और कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, थोड़ी बहुत चीजें वैट वगैरह यहाँ पे हट चुका है। तो ये आपके मेजर तौर पे क्या हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे डिफरेंस हो गया। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया हो और आपको इसमें कोई डाउट भी ना हो। बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे। ठीक है, अगर मैं एक चीज की बात करूं, देखो ये कितने हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। अब इसी के आगे फिफ्थ पॉइंट लिखना है, इसी के आगे फिफ्थ पॉइंट लिखना है। 4 पॉइंट तो बता दिए, फिफ्थ पॉइंट आपको इसी के नीचे लिखना है, थोड़ा स्पेस की कमी है। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लिख लेना। क्या? जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, दीज आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है मेरे भाई, इनका नेचर होता है प्रोग्रेसिव। क्या नेचर होता है? प्रोग्रेसिव नेचर होता है। लेकिन दूसरी साइड अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो ये क्या होते हैं सर, दीज आर रिग्रेसिव इन नेचर। ये नेचर में क्या होते हैं मेरे भाई, रिग्रेसिव होते हैं। सर ये समझा दो थोड़ा, प्रोग्रेसिव का मतलब और रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है। भाई बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है यार।
दो चीज है। एक चीज है आपका क्या, इनकम, और एक चीज क्या है, बर्डन। किसका बर्डन? बर्डन ऑफ टैक्स। दो कंपोनेंट है, क्या इनकम, एक है बर्डन ऑफ टैक्स। भाई देखो प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है? प्रोग्रेसिव नेचर एक ऐसा नेचर है जिसमें इनकम और बर्डन ऑफ टैक्स के बीच में ना कैसा रिलेशन होगा सर? पॉजिटिव रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा मेरे भाई? पॉजिटिव रिलेशन होगा। सर मतलब बताओ ना यार। मतलब ये अगर आपकी इनकम बढ़ेगी ना, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी और उससे आपका बर्डन ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा, या फिर इनकम कम होगी और आपका बर्डन ऑफ टैक्स भी कम होगा, तो ये कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। आपने पढ़ा है दो रिलेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है जैसा आप एक के साथ कर रहे हो दूसरे के साथ भी वैसा हो रहा है। अगर एक को बढ़ा रहा हो, इनकम को बढ़ा रहा हो, तो यार एक बात तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो किस पे कंप्यूट हो रहा है? थर्ड पॉइंट में बताया था सर, वो ना लगता है इनकम पे, कंज्यूमर की इनकम पे लगता है। मतलब मेरी इनकम थी 1 लाख रुपए, टैक्स लग रहा था 30%, कितना हो गया? 30,000। अगर जो पर्सन है उसकी इनकम बढ़ी 1 लाख से 2 लाख हो गई, क्या टैक्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी? बर्डन टैक्स नहीं बढ़ेगा। पहले बर्डन था 30,000 का, अब भाई 60 का हो जाएगा। 2 लाख का 30% निकालेंगे, कितना? 60,000 हो गया। तो यहां पे क्योंकि ये लग ही इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे रहा है, तो अगर इनकम बढ़ेगी तो बर्डन ऑफ टैक्स बढ़ेगा। अगर इनकम कम होगी, पहले इनकम 1 लाख थी, 30,000 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, अब इनकम हो गई 50,000, अब क्या होगा? इनकम 50,000, तो क्या उतना ही टैक्स पे करोगे? नहीं सर, कम पे करोगे ना। इनकम कम हो गई तो आपका बर्डन ऑफ टैक्स भी कम हो गया। आप देख रहे हो सेम तरीके का नेचर दिखा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। मतलब दोनों के बीच में, इनकम एंड बर्डन ऑफ टैक्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, और जब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा उसे ही बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर। तो डायरेक्ट टैक्स की सिचुएशन में क्या है? नेचर क्या है मेरे भाई? प्रोग्रेसिव। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब है नेगेटिव रिलेशन। सर नेगेटिव मतलब इनकम अगर बढ़ गई तो बर्डन ऑफ टैक्स ना कम हो जाएगा। बर्डन ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इनकम अगर गलती से कम हो गई तो बर्डन ऑफ टैक्स बढ़ जाएगा। सर मतलब मेरे भाई, मतलब आप जो है रेस्टोरेंट में जाते हो, कितना लिया? मान लो 500 रुपए का खाना खाया आपने। क्या खाया? 500 रुपए का खाना खाया। उस पे जो है आपको मान लो 100 रुपए टैक्स पे करना पड़ा। 500 रुपए का खाना खाया आपने, जो है 100 रुपए टैक्स पे कर दिया। मैं गया था, अब मान लो कोई दूसरा बंदा गया, वो भी 500 रुपीज का खाना खा के आया। अब जो उस पे टैक्स लगेगा, वो बंदा क्या बोलेगा कि भाई आपने कितने का खाना खाया? 500 का। आपकी इनकम बताना जरा। वो कहेगा भाई मैं तो करोड़ रुपए कमाता हूं महीने का। अच्छा करोड़, तो उससे तो 10 टाइम्स ज्यादा टैक्स लूंगा। ऐसा करेगा वो? सर नहीं, ऐसा नहीं करता भाई। चाहे मैं जाऊं, चाहे कोई और जाए, चाहे अंबानी जाए, चाहे बिल गेट्स जाए, कोई भी जाए, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, इनकम पे कोई इनकम से तो लेना देना ही नहीं है। ये अमाउंट अगर आप 500 रुपए का खाना खाओगे, कंज्यूम करोगे गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको 100 रुपीज टैक्स देना ही पड़ेगा। इनकम ज्यादा है कम है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो अगर आपकी इनकम बढ़ गई, आप अमीर हो गए, तो भाई आपको क्या टैक्स 100 की जगह 200 देना पड़ जाएगा क्या? नहीं भाई, नहीं देना पड़ेगा। टैक्स पहले भी 100 था, आपकी इनकम कम हो जाए तब भी 100 रहेगा, आपकी इनकम बढ़ जाए तब भी 100 रहेगा। तो इनकम अगर बढ़ गई तो यहां पे टैक्स की वैल्यू थोड़ी बढ़ सकती है। सर नहीं बढ़ सकती। सर टैक्स की वैल्यू कम थोड़ी होगी। सर समझ नहीं आया। मतलब सर आपने बोला इनकम अगर बढ़ेगी तो टैक्स की वैल्यू यहां कम होनी चाहिए, तो यहां तो पहले भी 100 था अब भी 100 है। मेरे भाई टैक्स की वैल्यू नहीं बोला मैंने लिखा है बर्डन ऑफ टैक्स। अब एक बात बताओ मुझे, आपकी इनकम थी 10,000 रुपए, आप खाना खाते 500 का, उस पर 100 रुपए टैक्स पे कर रहे थे। मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्स के केस में अगर आपकी इनकम हो गई 20,000, तब भी आपको 100 रुपए टैक्स पे करना पड़ रहा है। आप देख रहे हो इनकम बढ़ रही है तो टैक्स का ना बर्डन कम हो रहा है। बर्डन, वैल्यू ऑफ टैक्स कम नहीं हो रही। वैल्यू ऑफ टैक्स तो पहले जितनी थी उतनी रहेगी। बर्डन ऑफ टैक्स का मतलब है 10,000 रुपए जो बंदा कमा रहा है उसके लिए 100 रुपए देना है। अब मेरी इनकम 20 हो गई, तो जब मेरी इनकम डबल हो गई तो 20,000 रुपए जो कमा रहा है उसके लिए 100 रुपए देना क्या होगा? थोड़ा दिक्कत वाली बात नहीं होगी इतनी। पहले 10,000 कमा रहा था, उस पर 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, हो सकता है दिक्कत वाली बात हो, लेकिन अब 20,000 कमा रहा हो। तो आप देख रहे हो जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स की वैल्यू तो सेम है, वैल्यू नहीं चेंज हो रही, लेकिन बर्डन तो कम फील होगा ना मुझे, क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा है, मुझे बर्डन कम फील होगा। लेकिन मान लो मेरी इनकम 200 रुपए हो गई, मान लो कम हो गई, अब इसमें से मुझे टैक्स तो 100 रुपए देना पड़ेगा अगर मैं गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करूंगा। तो भाई मेरे 200 रुपए की इनकम पे मुझे, अगर मेरी 200 रुपए इनकम है और मुझे टैक्स 100 रुपए पे करना, भाई बर्डन लगेगा बहुत तगड़ा, बर्डन लगेगा बहुत तगड़ा। आधी इनकम तो टैक्स दे रहा हूं मैं,
है कि नहीं? तो यहां पे क्या कह रहा है, रिग्रेसिव मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ी जैसा इस केस में, तो आपका जो बर्डन है टैक्स का, वैल्यू नहीं बोला मैंने, जो टैक्स का बर्डन है वो कम लगेगा आपको, और अगर इनकम कम हो गई तो टैक्स का बर्डन ज्यादा लगेगा। तो इसी को बोला क्या, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव नेचर। तो डायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं नेचर में। यहां पे आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जो डिफरेंस है वो खत्म हो गया 5 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया। सबसे पहले डेफिनेशन के बेस पे, फिर यहाँ पे बर्डन जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, यहाँ पे बर्डन ट्रांसफरेबल है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पे जीएसटी मेन था, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे कंप्यूट होता है इनकम ऑफ दी पर्सन पे, यहाँ पे होगा गुड्स एंड सर्विसेज पे। ये जो है प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, ये जो है रिग्रेसिव होता है नेचर में। आई होप आपको समझ आया। एक बार जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। हाँ जी, तो आई होप आपने ये नोट कर लिया। तो अगर हम आगे बढ़े तो सर हमने जो है, आपने बताया था आज हमें कंपोनेंट में रेवेन्यू रिसीट करना था। रेवेन्यू रिसीट हमने पढ़ा क्या होता है, पढ़ लिया। रिड्यूस लायबिलिटी, रिड्यूस एसेट नहीं करता, क्रिएट लायबिलिटी नहीं करता, कुछ नहीं करता, फिर भी गवर्नमेंट को रिसीट आती है। दो नेचर की थी, एक थी टैक्स रिसीट जो टैक्स सोर्स बेसिस से आती है, उसमें दो पार्ट थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों हमने फिनिश करे। मतलब हमारा रेवेन्यू रिसीट का जो टैक्स रिसीट वाली साइड है, टैक्स रिसीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, वो पूरा हो चुका है कंप्लीट। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो पार्ट है हमारा रेवेन्यू रिसीट ही चल रही है अभी, रेवेन्यू रिसीट ही चल रही है, रेवेन्यू रिसीट। और टेंशन नहीं लेना, बस ये थोड़ा ना रेवेन्यू रिसीट वाला पार्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है। बाकी नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें पूरा कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीनों पोर्शन सारे खत्म हो जाएंगे, पूरा कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। सिर्फ रेवेन्यू रिसीट थोड़ा सा लेंदी है, मतलब लेंदी इन द सेंस थोड़ा मैं अच्छे से समझा के धीरे धीरे चला रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। रेवेन्यू रिसीट में दो थे, टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स वाला हमने कर लिया। इसमें से जो बी पार्ट था वो क्या था, नॉन टैक्स रिसीट्स। वो क्या था मेरे भाई, नॉन टैक्स रिसीट्स। अगर मैं नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होता है उसकी बात करूं तो भाई सिंपल सी बात है, टैक्स रिसीट्स क्या थे, वो रिसीट जो रिसीव्ड होती है बाय द गवर्नमेंट ऑन टैक्स सोर्स बेसिस, ऑन टैक्स सोर्स बेसिस। कह रहे भाई टैक्स सोर्स बेसिस के अलावा जितनी भी बची रेवेन्यू रिसीट वो क्या है, नॉन टैक्स। भाई जो टैक्स सोर्स बेसिस से आ रही है वो रिसीट क्या हो गई, रेवेन्यू रिसीट। कह रहे जितनी भी रेवेन्यू रिसीट टैक्स सोर्स बेसिस के अलावा उन्हें हटाने के बाद बच गई वो नॉन टैक्स हो गई। तो क्या है, दीज आर दोज receipts which are received by the government, these are those receipts which are received by the government, जो रिसीव होती है by the government on other than tax source basis, on other than what, tax source basis। कह रहा भाई टैक्स सोर्स बेसिस के अलावा, अदर देन जितनी भी रेवेन्यू रिसीट होगी वो किस नेचर की हो जाएगी, नॉन टैक्स। वो किस नेचर की हो जाएगी, नॉन टैक्स। इसके साथ कुछ एग्जांपल्स हो, इसमें क्या क्या चीज आती है मैंने आपको पहले भी बता दिया। फर्स्ट क्या, आपका फीस। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, कितनी सारी चीजें, वहां पे क्या होता है, वहां से वो जो है नॉमिनल सी, बहुत नॉमिनल सी फीस लेती है गवर्नमेंट। अब वो फीस जो है गवर्नमेंट को आ रही है। अब ये फीस होती क्या है, ये फीस जो है अगर मैं डिफाइन करने के लिए बोलूं तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये वो अमाउंट होती है, अमाउंट रिसीव्ड या अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट, अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट टू गेट सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट, टू गेट सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। नोट करेंगे इसे। हाँ जी, कहां पे थे हम, अमाउंट पे टू द गवर्नमेंट टू गेट सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है कि फीस जो है वो क्या होती है कि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए आप एक बहुत नॉमिनल सी अमाउंट पे करते हो, उसे फीस बोला गया। अब आप स्कूल पढ़ते हो, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहां पे आप अपना इलाज करवाते हो, या स्कूल में जो है आप सर्विस ले रहे हो गवर्नमेंट की एक, तो वहां पे आपको फीस पे करनी पड़ रही है। अब वो गवर्नमेंट के लिए तो रिसीट है, बदले में आपको सर्विस दे रही है, माना, लेकिन भाई कोई एसेट और लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है, पैसा आ रहा है, कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आओ स्कूल में आओ, पढ़ाई करो, हमें थोड़ी सी फीस दो, 400-500 जो भी, और स्कूल तुम्हारा हो गया, लैंड जो है स्कूल का तुम्हारा। एसेट बेच देगी गवर्नमेंट आपको? नहीं भाई, नहीं, कोई लाइबिलिटी क्रिएट भी नहीं हो रही,
फिर भी गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है, तो एसेट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट डाल रहा है? सेट नहीं डाल रहा, बस सर्विस देनी पड़ रही है ना बदले में। एसेट लायबिलिटी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है, तो वो क्या हो गया? फीस हो गया। फीस जो है वो नॉन टैक्स का पार्ट बनती है। रेवेन्यू रिसीट में दो थी, टैक्स नॉन टैक्स। नॉन टैक्स की लिस्ट चल रही है। पहला पॉइंट फीस। फीस क्या होती है? वो अमाउंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज के बदले, जो आप गवर्नमेंट से सर्विस लेते हो। सेकंड क्या है? सेकंड आपका क्या है? लाइसेंस एंड परमिट। सेकंड क्या है आपका? लाइसेंस एंड परमिट। आपको सबको पता है लाइसेंस एंड परमिट क्या होता है। आपको किसी भी काम को करने के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट है। कोई भी आपको काम करना है उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। मान लो उस परमिशन को लेने के लिए, वो लाइसेंस लेने के लिए, वो परमिट लेने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर लाइसेंस फीस या कोई पर्टिकुलर अमाउंट देनी पड़ती है, ठीक है ना। वो क्या हो गया आपका? लाइसेंस एंड परमिट हो गया। तो अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट टू सीक परमिशन टू डू अ वर्क, टू डू एनी वर्क, ऐसा लिख लो आप। मतलब ये आपको डेफिनेशन तो रेयर ही बहुत आएगी, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। लाइसेंस एंड परमिट क्या हो गया? वो अमाउंट जो आप पे कर रहे हो गवर्नमेंट को परमिशन लेने के लिए, ठीक है, किसी काम को करने की परमिशन लेने के लिए आपको अमाउंट पे कर रहे हो, वो किस में आ गई? वो आ गई लाइसेंस एंड परमिट का पार्ट बन गई। और क्या है? और सर और बताया था मैंने आपको एक क्या? फाइन एंड पेनल्टी। फाइन एंड पेनल्टी। फाइन एंड पेनल्टी क्या था? सिंपल सा पॉइंट है, आपने कोई रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि मोटा मोटा बोलूं तो कोई लॉ को क्या करा है? ब्रेक करा है। कोई रूल एंड रेगुलेशन, कोई लॉ को ब्रेक करा है, तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। वो क्या होता है? वो होता है आपका फाइन एंड पेनल्टी। आपने कोई रूल एंड रेगुलेशन तोड़ दिया, उसके बदले आपको फाइन एंड पेनल्टी लगता है। आप सबको पता है फाइन एंड पेनल्टी क्या होता है, मुझसे अच्छा जानते हो, ठीक है। तो ये वही बेसिक से पॉइंट है। मेजर जो है रेवेन्यू रिसीट में वो टैक्स ही है। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस आ सकता है, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपको बस पता होने चाहिए। इतना कुछ ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट खास नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोर्थ पॉइंट की, ये फोर्थ पॉइंट इसके नीचे ही आएगा, मेरे पे स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया था सर? एस्टीट। देखो ये आपको थोड़ा नहीं पता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो भाई। एस्टीट क्या होता है? देखो एस्टीट का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि भाई कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायरर अवेलेबल नहीं है। मान लो मैं एक बंदा हूं, इकलौता बंदा हूं, आगे पीछे ऊपर नीचे कोई रिलेटिव, कोई दोस्त यार, कोई भी नहीं। अब मान लो मेरे जाने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी होगी वो तो भाई खाली रह गई, उसका कोई लीगल हायर बचा है नहीं। मैं था, मेरे आगे पीछे मेरे कोई फैमिली, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त कुछ है ही नहीं। तो मेरे जाने के बाद उस प्रॉपर्टी के जो राइट है, उस प्रॉपर्टी को जो अक्वायर है वो गवर्नमेंट कर सकती है। मतलब वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। उसे बोला एस्टेट। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी एक बंदे की, इंडिविजुअल की, वो इंडिविजुअल मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट को मिल गई। गवर्नमेंट को क्या फालतू में मिली? हाँ जी, फालतू में मिली सर। कोई एसेट रिड्यूस नहीं हुआ, कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, फिर भी आपका क्या हो रहा है? गवर्नमेंट को पैसे आ रहे गवर्नमेंट को पैसे। हाँ, एस्टेट क्या हो गया? आप लिख लो प्रॉपर्टी which does not have any legal hirer, वो क्या है इस केस में? जो प्रॉपर्टी विच डज नॉट हैव एनी लीगल हायर, इस केस में वो जो प्रॉपर्टी है वो अक्वायर की गई है, अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कैन बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जो है अपने अंडर ले सकती है, अक्वायर कर सकती है, और उन्हीं को एस्टेट बोला गया है। तो 4 पॉइंट है नॉन टैक्स में, क्या क्या? फीस, लाइसेंस एंड परमिट, फाइन एंड पेनल्टी, एस्टेट। तो आज जो है हमने अपना कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको स्टार्ट तो वैसे फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से। नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। सेकंड लेक्चर में आज हमने स्टार्ट करा क्या? अपना सबसे पहला कंपोनेंट और सबसे लेंथी कंपोनेंट, इसी में एक क्लास लग गई। अब लेक्चर 3 में वो सारे कंपोनेंट, जो 3 कंपोनेंट बचे, वो तीनों एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे।
ये थोड़ा लंबा था, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट देखा, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है सर, गवर्नमेंट को रिसीट आ रही है, गवर्नमेंट को कैश का इनफ्लो आ रहा है, लेकिन उस इनफ्लो के बदले ना ही गवर्नमेंट को कोई एसेट रिड्यूस करवाना पड़ रहा है, कोई एसेट बेचना पड़ रहा है, ना ही कोई लोन लेना पड़ रहा है, कोई लायबिलिटी क्रिएट करवानी पड़ रही है, कुछ नहीं करवाना पड़ रहा। नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट फॉर द गवर्नमेंट, फिर भी कैश का इनफ्लो हो रहा है। सर एग्जांपल दो है क्या, एक टैक्स रिसीट, एक नॉन टैक्स। टैक्स क्या होती है, वो रिसीट जो टैक्स सोर्स बेसिस से आएंगी, और टैक्स के अलावा जितनी भी अदर देन टैक्स सोर्स है वो नॉन टैक्स हो गई। टैक्स में दो पार्ट थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होंगे, जिस पर्सन पे इंपोज हुआ वही उसकी पेमेंट करेगा। अनइनडायरेक्ट में क्या बोला, इंपोज जो है वो एक पर्सन पे होगा, लेकिन जो पेमेंट है वो कोई और करेगा। डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें बर्डन ऑफ टैक्स ट्रांसफरेबल नहीं है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी साइड इनडायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन को ट्रांसफर कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जांपल, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हो गया, वैट तो पहले था, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वो सारे एग्जांपल। जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम ऑफ द पर्सन पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कंज्यूमर पे लगता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। ओके, लास्ट डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव मतलब जिनका इनकम और बर्डन ऑफ टैक्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और रिग्रेसिव में नेगेटिव रिलेशन होता है, आपको बताया। फिर नेक्स्ट क्या है, टैक्स खत्म। नॉन टैक्स की बात करूं, नॉन टैक्स क्या होगा, अदर देन टैक्स सोर्स से आए जो, क्या होगा उसमें 4 पॉइंट। सर सबसे पहला क्या, फीस। सबसे पहला मेरे साथ बोलो, सबसे पहला क्या सर, फीस। फीस क्या होता है, वो कोई भी ऐसी अमाउंट जो गवर्नमेंट को मिल रही है, किसके बदले, गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करा रही है उसके बदले, तो फीस हो गई। सेकंड क्या है, लाइसेंस एंड परमिट। आप अमाउंट पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, किस चीज के लिए, आपको कोई काम करना है उसके लिए परमिशन चाहिए, उस परमिशन को लेने के लिए, उस लाइसेंस को लेने के लिए आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ रही है गवर्नमेंट को, वो क्या हो गया, लाइसेंस एंड परमिट। और वो नॉन टैक्स रिसीट आती है और रेवेन्यू रिसीट का ही पार्ट होता है वो। थर्ड की बात करूं, वो क्या है, फाइन एंड पेनल्टी। आपने कोई लॉ, कोई रूल एंड रेगुलेशन को ब्रेक करा, उसके बदले आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है कोई पेमेंट, वो फाइन एंड पेनल्टी का पार्ट हो गया, वो भी नॉन टैक्स का पार्ट है। और लास्ट हो गया एस्टेट। कोई भी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायरर नहीं है, वो जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट का राइट है, उसे अक्वायर कर सकती है, उसे ले सकती है, तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू रिसीट पूरा कंप्लीट होता है। इसमें हमने टैक्स नॉन टैक्स दोनों देख लिए, सारे टॉपिक्स अच्छे से मैंने एक एक पॉइंट कवर करवाया आपको, और आई होप आपको इसमें, इस टॉपिक में, रेवेन्यू रिसीट में तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए हम इतना रखेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जो लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट जो टॉपिक है उसे करेंगे पूरा समाप्त। 3 कंपोनेंट बचे, पूरे समाप्त करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।